हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशन एंड लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, ये आज का हमारा टेस्ट नंबर 50 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है हमारा, नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया। तो स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ पर और किस राज्य में किया गया? तो वो किया गया, हमारा आंसर होगा राजस्थान में। ऑप्शन डी इज करेक्ट, राजस्थान में। राजस्थान में भी जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सूर्येश्वर जी महाराज के 151वें जयंती समारोह पर स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया पीएम मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 2। जमीन में खोदे गए गड्ढे वाले घर पुरातात्विक स्थल पर पाए गए थे। तो कहाँ पर पाए गए थे? तो पाए गए थे बुर्ज होम में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 3। खुल्लम लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ये खुल्लम नहीं होगा, वैसे ये होगा खुआलम। खुआलम, खुआलम। तो ये जो खुआलम जो लोक नृत्य है, ये निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है हमारा मिजोरम से। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा ब्राह्मण, ये माफ कीजिएगा, ये ब्राह्मण नहीं है, ये ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? जो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जो प्रचुर मात्रा में तत्व पाया जाता है, तो वो कौन सा है? तो वो है हमारा हीलियम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो वो किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो वो हो गया मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व। मुर्शिद कुली खान। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 6। HIV एक विषाणु है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। HIV का पूर्ण रूप क्या है? तो HIV का जो पूर्ण रूप है वो क्या है? ज़्यादातर आपको सभी को ऑलमोस्ट पता ही होगा। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 7। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, माफ कीजिएगा, अनुच्छेद भारत की आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो इसमें से कौन सा आर्टिकल है जो भारत की आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो वो है हमारा आर्टिकल 267। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आर्टिकल 267 में क्या है? ये इसमें आता है कि ये हमारा भारत जो आकस्मिकता निधि है उससे संबंधित है, और इसमें यह है कि यह निधि राष्ट्रपति या कार्यपालिका या सरकार के अधीन होती है, या मतलब इस निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की इजाज़त या परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इस निधि का गठन संसद ही करती है। मतलब इसका यह है कि संसद ही तय करेगी कि इस निधि में कितना पैसा होगा। तो ये आता हमारा आर्टिकल 67 में। बात कर रहे थे औरों की, तो जो हमारा आर्टिकल 66 है, इसमें क्या आता है? इसमें आती है हमारी परिभाषाएं। परिभाषाएं। आर्टिकल 269 है हमारा, इसमें क्या आता है? इसमें आता है संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर का वितरण। तो इसमें आता है कर का वितरण, कर का वितरण राज्यों को सौंपे जाने वाले। और आ गया हमारा 256 आर्टिकल। तो इसमें क्या है? इसमें आता है हमारा राज्यों की और संघ की बाध्यता। तो बाध्यता है राज्यों, बाध्यता स्टेट और यूनियन, यानी कि राज्यों या स्टेट और सेंटर ले लीजिए यहाँ पे, स्टेट और सेंटर। तो राज्यों की और संघ की बाध्यता आप जो आर्टिकल 256 है इसमें आता है। तो हमारा जो इसका आंसर है वो है आर्टिकल 267। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 8। 10वीं अनुसूची के अनुसार दल बदल से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के संबंध में किसी भी प्रश्न का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। जो हमारी 10वीं अनुसूची है उसमें क्या है? 10वीं अनुसूची में इसके बारे में मैंने जहाँ तक मुझे याद है इसके बारे में पहले के सेशन में मैंने आपको बताया है। 10वीं अनुसूची में है कि दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निहरता के बारे में उपबंध। इस सूची में
52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया और इसे दल रोधी कानून भी कहा जाता है। इसको दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है। तो जो हमारा आंसर है सदन के पीटरसन अधिकारी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 9। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? तो महान्यायवादी से संबंधित कौन सा आर्टिकल है इनमें से? तो हमारा इसमें से आर्टिकल ऑप्शन डी इज करेक्ट, इनमें से कोई नहीं। जो हमारा इस प्रश्न का जो आंसर है वो रहेगा आर्टिकल जो है हमारा वो 76 है। आर्टिकल जो 76 है उसमें दिया है भारत का महान्यायवादी। बाकियों की बात कर लेते हैं। आर्टिकल जो 48 हमारा 148 माफ़ कीजिएगा 148 जो है उसमें क्या है, 148 में आता है हमारा भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। और आर्टिकल 75 जो है हमारा ये किससे रिलेटेड है? ये हमारा मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। ये हो गया मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। और जो हमारा आर्टिकल 165 है इसमें क्या है? आर्टिकल 165 में इसमें आता है राज्य का महाधिवक्ता। आर्टिकल 165 जो हमारा इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, और जो इसमें दिया नहीं गया है वैसे। और इसमें जो आंसर है निम्नलिखित भारत के महान्यायवादी से संबंधित है, तो वो कौन सा आर्टिकल है हमारा? आर्टिकल 76। तो अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 10। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में शामिल है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में शामिल है? तो वो कौन सा विषय है? वो है हमारा स्वच्छता, ऑप्शन सी इज करेक्ट। वैसे ही ये वाला जो अनुसूचियों के बारे में, ये 7वीं अनुसूची भी मैंने आपको बताया पहले के सेशन में। इसमें आपको याद होगा कि पहले के जो टेस्ट नंबर 1 था उसमें बताया था मैंने आपको संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में। तो ये उसी से संबंधित है, और जिसके बारे में ये है कि ये जो इसमें कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में शामिल है, तो वो है हमारा स्वच्छता। ये राज्य सूची का विषय है। तो बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित राज्यों में भारत में चावल का प्रमुख उत्पादक कौन सा है? चावल का प्रमुख उत्पादक कौन सा है? उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो हमारा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 12 है प्रश्न संख्या। हर साल मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो वो प्रकाशित की जाती है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा, यानी कि UNDP। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है हर साल। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 13। भारत और किस देश के बीच रेड क्लिफ रेखा का सीमांकन किया गया था? तो भारत और किस देश के बीच रेड क्लिफ रेखा का सीमांकन किया गया था? तो वो किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में, ऑप्शन सी इज करेक्ट। भारत और जो पाकिस्तान के, भारत, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा, मतलब इस देश के बीच जो सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ कहते हैं। और जो हमारे इसको भारत और चीन के बीच में जो है सीमा रेखा, उसको क्या कहते हैं? भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है इसको बोलते हैं हम मैक मोहन। छोटी छोटी परीक्षाओं में ये पूछ लिए जाते हैं, ये आम प्रश्न है, पता होनी चाहिए आपको। और जो भारत और अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, ये इनके बीच में जो सीमा रेखा है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं डूरंड रेखा। ये हो गया हमारा। और जो हमारा इसका आंसर है, इसका आंसर भारत और पाकिस्तान, इसको क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा जो हमारा आंसर है, रेड क्लिफ। तो जो हमारा आंसर है क्या है इसमें? ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 14। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 1887 में हुई थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना। सबसे पहले तो ये जान लीजिए ये की किसने थी? की थी लॉर्ड डफरिन के द्वारा की गई थी। लॉर्ड डफरिन के द्वारा की गई थी।
और इससे पहले भी 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की जा चुकी थी, जिनमें आता है ये चौथे नंबर का विश्वविद्यालय की इसको मतलब इसको उपाधि दी गई थी। चौथा 4th नंबर था इसका। इससे पहले जो थे वो कौन कौन से थे? वो थे हमारे कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास। इससे पहले 3 विश्वविद्यालय हो चुके थे। फिर चौथे नंबर पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय को उपाधि दी गई थी विश्वविद्यालय की। तो अगला इसका जो आंसर है हमारा क्या है? 1887। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या है 15। निम्नलिखित में से किसने महिलाओं के लिए भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया था? महिलाओं के लिए जो पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया था तो वो किसने किया था? वो किया था महर्षि ढोडो केशव कर्वे ने। ढोडो केशव कर्वे ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है हमारा, और इन्होंने कब की थी, किस वर्ष में की थी इसकी स्थापना? ऑप्शन ए इज करेक्ट। और इसमें किस वर्ष में की थी इन्होंने की थी 1916 में की थी इसकी स्थापना। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या है 16। किस वर्ष ज्योतिबा फुले ने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था? तो वो किस वर्ष स्कूल खोला था? तो इन्होंने खोला था 1848 में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या है 18। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 24 जनवरी को। ऑप्शन ए इज करेक्ट। जो 2021 में मनाया गया था तो इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी हमारी डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन, तो ये इसकी थीम थी और जो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 19। इंटरनेट पर साइबर अपराधियों को अपराध के आरोप में उचित संरक्षण प्रदान करता है। तो इंटरनेट पर साइबर अपराधियों को अपराध के आरोप से उचित संरक्षण प्रदान करता है तो वो कौन करता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। एनोनिमिटी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या है 19। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने इस वर्ष अपनी ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट जारी की। तो किस वर्ष जारी की थी? तो ये की गई 2021 में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। यूएनईपी जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? यूएनईपी इसका जो पूर्ण रूप है वो क्या है? वो है यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और इसकी स्थापना कब हुई थी? एस्टेब्लिश जो ईयर है इसका वो क्या है? 1972 में। कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी केन्या के नैरोबी में। ये आपको पता होना चाहिए इसका वर्ष और कहाँ पर हुआ था? केन्या के नैरोबी में। कभी कभी ये जो ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं तो ये संस्थाएं वगैरह हैं ये आपसे पूछ ली जाती हैं कि इनका जो एस्टेब्लिश जो इनका ईयर है यानी कि जो स्थापना वर्ष है वो किस वर्ष हुई थी और इनका कहाँ पर हुई थी इनकी स्थापना। तो अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 20। प्रेरी में समशीतोष्ण घास के मैदान हैं। जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं वो कहाँ पर हैं? तो वो है हमारे उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। माफ कीजिएगा, जब इससे पहले भी इससे संबंधित काफ़ी प्रश्न आ चुके हैं तो जब बात आ गई है तो औरों की भी बात कर ही लेते हैं। तो ये जो समशीतोष्ण घास के जो मैदान हैं वो यूरोप में इनको क्या कहा जाता है? यूरोप में जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? तो यूरोप में कहा जाता है स्टेपी कहा जाता है। और अर्जेंटीना में इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है अर्जेंटीना में? पम्पास। और जो दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में जो इनको कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? वो कहता है साउथ अफ्रीका में वेल्ड के नाम से जानते हैं, वेल्ड के नाम से। और ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर जानते हैं डाउन्स के नाम से, डाउन्स। और जो कैंटबरी में जाना जाता है इनको, ये जो शीतोष्ण घास के मैदान इनको कैंटबरी में जाना जाता है, वो न्यूजीलैंड में कैंटरबरी के नाम से जाना जाता है, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड। तो हमारा जो इसका आंसर है वो क्या होगा? प्रेरी में समशीतोष्ण घास के मैदान जो हमारा इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन ए इज करेक्ट। दोस्तों आज के प्रश्नों की श्रृंखला हमारी यहीं पर समाप्त हुई। तो आप हमें यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर भी लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए नमस्कार।